हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 19 मार्च कुछ दिन बाद होने वाला है। तो बहुत से बच्चों की ये सजेशंस था और एक तरीके से वो चाहते थे कि मैं जो ये कंटिन्यू कर रहा हूँ कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने, उसको मैं कंटिन्यू रखूं, जिससे हमारी प्रिपरेशन हो सके और साथ ही साथ जो लोग नेट जेआरएफ दे रहे हैं उनको भी ये वीडियोस देखनी चाहिए, बिकॉज दीज previous year questions of research entrance test is very much familiar with your syllabus of net JRF, so it will enhance your knowledge also. So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in. The link of website is given in the description box. There you will find daily quizzes, and you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook and Telegram is also given in the description box. चलिए 22 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, हम लोग को 23 से करना है और 23 मुझे अच्छे से याद है कि होमवर्क दिया था मैंने आपको। 23, यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल को प्रमोट करने के लिए बहुत से टूल्स यूज किए जाते हैं, इनमें से एक बहुत ऑड वन आउट है। तो इसमें से कौन सा है? सेल्स कॉन्टेस्ट, फ्री गिफ्ट्स, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले या पब्लिक रिलेशंस? ओके, द आंसर इज सो सिंपल, पब्लिक रिलेशन इसका आंसर है। सेल कॉन्टेस्ट करवा ही इसलिए जाते हैं जिससे सेल्स प्रमोशन हो। फ्री गिफ्ट दिए जाते हैं कि आप इतना क्वांटिटी में अगर आप परचेज करोगे, जैसे कि रिलायंस में और रिलायंस जियो मार्ट और इन सब में, बिग बाज़ार वगैरह में होता रहता है कि इतना आपने इतने की खरीदारी की तो आपको ये चीज़ फ्री मिलेगी। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले होता है कि आपको डिस्प्ले किया जाता है और उस टाइम पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन दैट आई शुड परचेज दिस प्रोडक्ट। तो इस तरीके के डिस्प्ले किए जाते हैं। या फिर आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि आप जब कैश काउंटर में जाते हो, चाहे वो आप जियो में जा रहे हो या आप जियो मार्ट में जा रहे हो, चाहे बिग बाज़ार में जा रहे हो या ऐसे कहीं जा रहे हो आप, तो एक बहुत सारे ना बास्केट्स लगे रहते हैं कैश काउंटर में और बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। जैसे कि अभी आजकल मास्क पड़े हुए हैं, सैनिटाइजर्स पड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें। तो दिस इज़ पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, है ना, कि आप जहाँ कैश काउंटर है तो मतलब दे आर वेरी मच रेडी टू यूज़ थिंग्स, जो कि बहुत चलन में है। मुझे अच्छे से याद है, ऐसे एक बास्केट टाइप बने रहते हैं, उसमें हैंकरचीफ और बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, चॉकलेट्स एंड ऑल, वेफर्स एंड ऑल, जिससे लोग उसको देखते हैं, उनको दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड वो तभी करते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और फिर हो सकता है वो उसे परचेज भी कर लें उनको लगे सोचते वक्त जब वो लाइन में लगे हुए हैं। तो और पब्लिक रिलेशन, तो रिलेशन मेंटेन करना है पब्लिक के साथ, जिससे एक अच्छा, आप कह सकते हो, पब्लिक के साथ एक अच्छा हमारी ट्यूनिंग बैठ जाए और एक अच्छा इमेज बना सकें हम पब्लिक के मन में, पॉजिटिव इमेज बना सके, तो ये होता है पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, दीज ऑल आर अंडर द सेम ग्रुप, है ना। वेयर एज दीज सेल्स कॉन्टेस्ट, फ्री गिफ्ट्स, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, दीज आर रिलेटेड टू सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमार्क के बारे में बताइए। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है ट्रेडमार्क की? A name, term, symbol or design which is intended to identify the goods and services of the seller. A brand that has been given legal protection, giving protection to the product and adding to its aesthetic and sale appeal, providing written information about the product. Trademark. आंसर इज सो सिंपल, ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका। ये कोई नेम होता है या कोई टर्म होता है या कोई सिंबल होता है, जैसे कि ये नाइकी का हो गया, पूमा का, है ना, जो सिंबल होता है, ये सब के सब ट्रेडमार्क कहलाते हैं। और या कोई डिज़ाइन होता है, उसको ट्रेडमार्क के अंदर कैटेगराइज कर लिया जाता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट को, है ना, तो ये हो जाता है आपका ट्रेडमार्क। जैसे मैगी वगैरह का भी ट्रेडमार्क होता है। तो दिस trademark is basically a name, term, symbol or design which is intended to identify the goods and services of a seller. इसके अलावा ये फोर्थ आपको दिख रहा है, क्या है ये? रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, तो ये लेबलिंग हो गया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। ओके, 25,
Ad valorem tax is imposed on the commodity on which basis? Ad valorem tax ये IB से related है, international business, is imposed on the commodity on which basis? साइज के बेसिस पे हम इम्पोज करते हैं टैक्स, वेट के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, या वैल्यू ऑफ द कमोडिटी. एड्रोलियम टैक्स. इसका आंसर है वैल्यू ऑफ द कमोडिटी. वैल्यू ऑफ कमोडिटी के ऊपर जो कमोडिटी की वैल्यू की उसके बेसिस पे हम जो टैक्स इम्पोज करते हैं उसे हम एड्रोलियम टैक्स बोलते हैं. नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एडम स्मिथ्स कैनन ऑफ टैक्सेशन? इसमें से कौन सा एडम स्मिथ का कैनन ऑफ टैक्सेशन नहीं है? कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, या कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी? 4 कैनन्स होते हैं बेसिकली. इसका आंसर है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी. मैं आपको बताता हूँ एक एक करके ये कैनन क्या होते हैं. इट इज़ बीन गिवन बाय एडम स्मिथ और ये टैक्सेशन से रिलेटेड होता है. अगर हम सबसे पहले बात करें कैनन ऑफ इक्वालिटी की, तो कैनन ऑफ इक्वालिटी हमें ये बोलता है कि जो बर्डन है टैक्स का, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द टैक्स पेयर्स, है ना. मतलब ऐसा नहीं किसी से ज़्यादा ले रहे हैं या हम किसी से कम ले रहे हैं. सो देयर शुड बी इक्वालिटी among the taxpayers because each and every taxpayer does not have the ability to pay taxes, है ना. मतलब जिसकी they should be equal, there should not be any biasness, ये बोला गया है. जिसका जो हिस्से में आ रहा है, जिसको जितना टैक्स पे करना है उसको उतना टैक्स पे ही करना चाहिए. ये आ जाता है आपका इक्वालिटी के अंदर. देयर इज़ नो रिलैक्सेशन इनटू इट. नेक्स्ट इज कैनन ऑफ सर्टेनिटी. कैनन ऑफ सर्टेनिटी है कि जो भी आप टैक्स पे कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल टैक्स पे रहा है, इट शुड बी सर्टेन इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैनर ऑफ पेमेंट, है ना, क्वांटिटी टू बी पेड. तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है सर्टेनिटी होनी चाहिए कि कितने समय पे हमको टैक्स पे करना है, क्या मैनर ऑफ पेमेंट होगा, कितनी क्वांटिटी के ऊपर हमें कितनी क्वांटिटी में हमें टैक्स पे करना है. तो ये दीज ऑल शुड बी क्लियर टू अ टैक्स पेयर. तो ये हो जाता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी. फिर आगे आपका थर्ड, दैट इज कैनन ऑफ इकोनॉमी. इट मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग अ टैक्स शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. जो भी टैक्स कलेक्ट करने का जो भी कॉस्ट लग रहा है गवर्नमेंट को, इट शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. देयर शुड नॉट बी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और अनयूजुअल डिले इन असेसमेंट, है ना, क्योंकि उससे क्या है कि आगे जा करके रिस्क है. तो दे शुड नॉट बी they should be economical in terms of cost, है ना, cost of collection and all other stuff. अब आ जाते हैं हमारा लास्ट, दैट इज कैनन ऑफ कन्वीनियंस. प्रोडक्टिविटी नहीं है. अगर हम 4 कैनन की बात कर रहे हैं तो ये आ जाता है कैनन ऑफ आप कह सकते हो कन्वीनियंस. पर जैसे अगर आप नेट पे सर्च करोगे, अब बहुत से कैनन्स आ चुके हैं. कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी भी आ चुका है. बट अगर हम पुराने हिसाब से जो 4 कैनन्स जिसे कहा जाता है, 4 कैनन्स में क्या क्या आता है, तो उसमें कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी ना आता है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस आता है. इसका मतलब ये है कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स पे करना है उस माध्यम से जिसमें वो कन्वीनियंट है. इज़ इट क्लियर? जिस भी तरीके से, जिस भी मैनर में वो कन्वीनियंट है टैक्स पे करने में, उनको उस कन्वीनियंट मैनर में टैक्स को पे करना है. ये है कैनन ऑफ कन्वीनियंस. तो कौन कौन से 4 कैनन हो गए एडम स्मिथ के? आज एक नई चीज़ पता चली है, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस. प्रोडक्टिविटी और इलास्टिसिटी वगैरह ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट जो 4 कैनन्स जिसे कहा जाता है उसमें ये 4 चीज़ें ही आती हैं. नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है. मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो आपको मुझे ये बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, रूल का, प्रोसीजर का, पॉलिसी का, या मेथड का. मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल. होता है ना, अभी नेट जेआरएफ में भी एक, मैं अगर बोलूँगा तो आंसर ही आ जाएगा, एक रूल बुक बनाई हुई है उन्होंने, है ना, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं. तो मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रूल. ये एक रूल है, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3. C is admitted with 3/7 share in the profits. What will be the new profit sharing ratio? This is a calculative one, so I'm giving you 1 minute for this. कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए न्यू PSR क्या होगा। इजी है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ करना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हो तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कि ए जो है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। ए जो है इसका शेयर कितना है 7/10, बी का कितना है 3/10, और जब अपन बात करें न्यू PSR की तो यहाँ पे सी का कितना शेयर है 3/7। तो अगर 1 सबका शेयर है और हमने अगर 3/7 जो सी का शेयर है उसको हटा दिया तो यहाँ पे आ गया 4/7, जो कि ए और बी दोनों का है। अब हमें निकालना है न्यू PSR, तो हमने इस 4/7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इससे, क्योंक't इसके अंदर ही शामिल है ए और बी का हिस्सा। तो यहाँ पे कर दिया 4 7 जा 28/70 और 3 4 जा 12/70। और अब हमें जो है डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो इसको भी हमने इंटू 10 कर लिया, सॉरी इसको भी हमने इंटू 10 कर लिया, ये शेयर था ना, और इसको भी हमने इंटू 10 कर दिया, तो आपका आया 30/70। तो 28:12:30 आ रहा है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड आउट 14 6:6:15। सो 14:6:15 सिर्फ एक ही है, इसको मैं बता देता हूँ कौन सा है। दिस इज ऑप्शन ए, तो 14:6:15 इज द करेक्ट आंसर। तब तक आप 30 क्वेश्चन पढ़िए। मैचिंग कॉन्सेप्ट relates to the preparation of P&L, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में होता क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। इसका करेक्ट आंसर है P&L अकाउंट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स एवरी करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस हैज़ अ करस्पॉन्डिंग मैचिंग रेवेन्यू, है ना। जैसे कि P&L अकाउंट में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा एक तरीके से सारी इनकम्स लिख दी क्रेडिट साइड में, और हमने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, फिर उसके बेसिस पे हम माइनस करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम मैच करते हैं कि इस साल से रिलेटेड है आपके एक्सपेंसेस, क्योंकि इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पे बिकॉज इस साल से रिलेटेड रेवेन्यू भी हमने इसी साल रिकॉर्ड किया है, तो उसके सामने एक्सपेंसेस लिखने तो बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा P&L। बैलेंस शीट नहीं होगा, फंड फ्लो भी नहीं होगा, ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an individual investor of industrial securities? बहुत इजी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। इंडिविजुअल को हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका इसका आंसर है इशू हाउसेस। क्रेडिटर्स इंडिविजुअल में आ जाएंगे, कस्टमर्स इंडिविजुअल, स्पेक्यूलेटर इंडिविजुअल। पर इशू हाउसेस एक ब्रॉड एंटिटी है, एक मैक्रो टर्म है ना। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं कहलाएंगे, है ना। ये एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं इशू हाउसेस वाले, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड इंडिविजुअल, वेयर एज क्रेडिटर्स, कस्टमर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स आर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। कैपिटल गियरिंग मीन्स, कैपिटल गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, वाटर्ड कैपिटल, फिक्सेशन ऑफ प्रॉपर रेशियो बिटवीन 2 और मोर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। Equity share capital plus reserve and surplus divided by preference share capital plus long-term debts. Okay, answer is 3. Fixation of proper ratio between two or more types of securities. There are two or more types of securities, है ना? आप कह सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना? इनका एक तरीके से एक रेशियो है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। अगर यहाँ पे गियरिंग रेशियो सिर्फ लिखा होता तो क्या बन जाता है इसका फॉर्मूला? ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो गियरिंग रेशियो लिखा हुआ है, कैपिटल नहीं लिखा हुआ, तो ये हम यहाँ पे ऑपोजिट कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसलिए गियरिंग और कैपिटल गियरिंग में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। टेन टू 11 क्वेश्चन हम करेंगे। 33 क्वेश्चन पढ़िए। डागमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज्ड टू मेजर, ये नेट जेआरएफ में भी आ चुका है। डागमार का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। इसको दिया था रूसेल एच कोली ने इन द ईयर 1961। इसका जो आप सोच रहे हो आंसर वो तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लग रहा है जहाँ तक जो बच्चे आंसर दे रहे होंगे। इसका आंसर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है ना? बिकॉज हम यहाँ पे इसका आप अगर फुल टर्म देखेंगे कि हमें देखना है कि एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट क्या आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट कैसे आएगा? जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी ना हमारी एडवर्टाइजमेंट हम बोलेंगे कि अच्छी है या इफेक्टिव है। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर 4 है। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 2 लिख के आ रहे हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, आपको एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट, और आपका एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना? तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अप्रॉक्स शायद 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? ट्रेडिंग मीडिएटर्स, वेंडिंग मशीन, ओन सेल डिपॉट या फ्रेंचाइज शॉप्स? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ नहीं होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रेडिंग मीडिएटर्स। मीडिएटर्स मतलब ये होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ अ मीडिएटर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट। वेंडिंग मशीन्स आप देखते हो जैसे कि स्टेशंस में भी आजकल पानी की वेंडिंग मशीन्स, और जगह जगह पे मेट्रोज में या बस स्टॉप्स जो होते हैं है ना, वहाँ पे जगह जगह पे जो बस स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स लगा लेते हैं फॉर लेज एंड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। आप पैसे डालो तो आपके पास आ जाए, जस्ट लाइक अ टॉय कैचर जो आप लोगों ने, हम लोग गेम जोन में खेलते हैं। ओन सेल डिपॉट्स भी होता है कि वो सेल्फ जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, खुद सेल करते हैं डायरेक्टली। और फ्रेंचाइज शॉप्स आप जानते ही हो, फ्रेंचाइजी होती है, ब्लैकबेरी हो गई, रेमंड हो गई, है ना, और आपका डिफरेंट जो ब्रांड्स होते हैं उनकी जो शॉप्स ऊपर होती है वो भी डायरेक्टली सेल करते हैं, तो वो भी आपकी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ट्रेडिंग मीडिएटर्स का सहारा लिया जाता है, इसलिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। तो ये 30-40 क्वेश्चन है टोटल। इसमें जो 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, जिससे मेरा एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग इसको शेयर करिए और इसका प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए, बिकॉज BHU का एग्ज़ाम आप सब जानते हैं 19 मार्च को है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का। और ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। और ऐसे जो है मैं वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो, प्रिपरेशन अच्छी हो। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।